बीए प्रथम वर्ष इतिहास की कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सज्जन पोसवाल और हम बात करेंगे नेपोलियन का जो विजय अभियान था वह किस तरह से इस अभियान के माध्यम से अपनी ताकत के, अपने साम्राज्य के विस्तार की पराकाष्ठा पर पहुंचा। और फिर हम बातचीत के इस भाग में बात करेंगे उसकी महाद्वीपीय प्रणाली की। हमने पिछली बातचीत में पढ़ा था कि किस तरह से नेपोलियन ने प्रशा को हरा दिया था 1806 में, और हराने के बाद उसका हौसला इतना बुलंद था कि प्रशा से कोई संधि करने के बजाय वह प्रशा से सीधा रूस की तरफ बढ़ा और पोलैंड और पूर्वी प्रशा के दुर्गम रास्तों को पार करते हुए उसने सीधे रूस से टक्कर ली। और फरवरी 1807 में ईलो का घमासान युद्ध रूस के साथ हुआ, लेकिन इसका परिणाम अनिर्णायक रहा। लेकिन नेपोलियन आगे बढ़ता गया। एक बार फिर फ्रीडलैंड का युद्ध हुआ और इस युद्ध में नेपोलियन की निर्णायक जीत हुई। ये जो जीत थी, और इस जीत के बाद जुलाई 1807 में नेपोलियन ने जो रूस के साथ टिलसिट की संधि की थी, आप याद रखें, रूस के साथ जुलाई 1807 में हुई टिलसिट की संधि नेपोलियन की शक्ति का और सत्ता का चरमोत्कर्ष थी। इस संधि के माध्यम से रूस ने हॉलैंड, जर्मनी और इटली में फ्रांस ने जितने भी नए साम्राज्य और राज्य बनाए थे उन सबको मान्यता दे दी। यही नहीं, रूस ने ब्रिटेन की आर्थिक नाकाबंदी कर रहे फ्रांस की जो योजना थी उसमें भी फ्रांस की पूरी मदद करने का, सहयोग करने का वादा किया। इस तरह से टिलसिट की संधि को आप याद रखें कि यह नेपोलियन का चरमोत्कर्ष है, और बाद में हम देखेंगे कि किस तरह से इसके बाद नेपोलियन का पतन आरंभ होता है। रूस के साथ संधि करने के बाद नेपोलियन ने प्रशा के साथ संधि की, और इस संधि के माध्यम से प्रशा के कुछ क्षेत्रों और जर्मनी के क्षेत्रों को मिलाकर नेपोलियन ने जर्मनी में वेस्टफेलिया नाम का राज्य बनाया और इस राज्य में अपने भाई जेरोम को राजा बना दिया। प्रशा से पोलैंड तक का जो क्षेत्र था उसे लेकर उसने वारसा की डची का निर्माण किया। और यही नहीं, नेपोलियन ने प्रशा से युद्ध का भारी हर्जाना भी वसूल किया। इस तरह से अब हम आगे देखेंगे कि अपनी सत्ता के चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के बाद जहां से नेपोलियन का पतन आरंभ होता है, डाउनफॉल आरंभ होता है, वह घटना है महाद्वीपीय प्रणाली। तो बच्चों, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये महाद्वीपीय प्रणाली क्या थी जिसने नेपोलियन के पतन का मार्ग प्रशस्त किया। दरअसल हमने इतनी सारी घटनाओं में पढ़ा, समझा, जाना और देखा कि किस तरह से नेपोलियन अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद ब्रिटेन को हरा नहीं पाया था, और नौसैनिक युद्धों में ब्रिटेन को नहीं हरा पाने के कारण नेपोलियन के मन में ये बड़ी कसक थी कि जब तक वो ब्रिटेन को नहीं हरा देगा तब तक वह दुनिया में अपना वर्चस्व कायम नहीं कर सकता, और अगर वह नौसैनिक युद्धों में ब्रिटेन को नहीं हरा सकता है तो उसे एक अपरोक्ष या अप्रत्यक्ष, हम कह सकते हैं, अंग्रेजी में कहेंगे इनडायरेक्ट रूप से उसने ब्रिटेन को हराने का फैसला किया। और इसके लिए उसने जो तरीका अपनाया वह तरीका था महाद्वीपीय प्रणाली का, यानी कि आर्थिक रूप से ब्रिटेन को कमज़ोर कर दिया जाए। और इसका तरीका क्या हो, तो इसका तरीका ये खोजा गया कि महाद्वीपीय नाकेबंदी
की जाए, अर्थात संपूर्ण यूरोपीय महाद्वीप में ब्रिटेन के व्यापारिक जहाज़ों का आवागमन रोक दिया जाए। न ब्रिटेन को कुछ दिया जाए, न ब्रिटेन से कुछ लिया जाए। और इस तरह से नेपोलियन का ये मानना था कि अगर ब्रिटेन की नाकेबंदी कर दी गई, व्यापार का आवागमन रोक दिया गया, आयात निर्यात रोक दिया गया, तो ब्रिटेन का वाणिज्यिक विनाश हो जाएगा, व्यापारिक विनाश हो जाएगा। और अगर ब्रिटेन का व्यापार वाणिज्य खराब होता है तो वही ब्रिटेन की हार्ट बीट है, हृदय गति है, जो रुक जाएगी और उसके रुकने से ब्रिटेन का पतन निश्चित है। इस योजना को अंजाम देने के लिए नवंबर 1806 में नेपोलियन ने बर्लिन आज्ञप्ति जारी की और इस आज्ञप्ति के माध्यम से उसने फ्रांस के मित्रों और उपनिवेशों को स्पष्ट चेतावनी दी, आदेश दिया कि वे ब्रिटेन के साथ किसी भी प्रकार के आर्थिक संबंध ना रखें, आर्थिक संबंधों को ख़त्म कर दें। लेकिन ब्रिटेन पीछे हटने वाला नहीं था। जवाब में उसने भी ऑर्डर्स इन काउंसिल निकाले और इसके द्वारा ब्रिटेन ने भी फ्रांस की आर्थिक नाकेबंदी की घोषणा कर दी। इसके बाद एक बार फिर नेपोलियन ने मिलान नगर का आदेश निकाला और इस आदेश में स्पष्ट कहा गया कि ब्रिटिश बंदरगाह से होकर जो भी जहाज़ गुजरता है उस जहाज़ को डुबो दिया जाए। इस तरह से यह एक विश्व इतिहास की अनोखी घटना थी, एक नायाब तरीका था जिसके माध्यम से नेपोलियन ने दुनिया में अपना वर्चस्व कायम करने के लिए, अपने घोर शत्रु ब्रिटेन को हराने के लिए महाद्वीपीय नाकेबंदी की और इसी को इतिहास की भाषा में महाद्वीपीय प्रणाली या कॉन्टिनेंटल सिस्टम कहा जाता है। अब हम ये देखेंगे कि इस आर्थिक ये जो महाद्वीपीय प्रणाली थी ये कहाँ तक सफल हुई, इसके क्या परिणाम निकले। तो इसका सबसे नकारात्मक परिणाम जो नेपोलियन को भुगतना पड़ा वह यह था कि इस प्रणाली को अपनाने के परिणाम स्वरूप नेपोलियन को यूरोप के देशों के साथ एक अनावश्यक युद्ध की श्रृंखला में उलझ जाना पड़ा, क्योंकि उसके मित्र देशों ने ही इसका विरोध किया। जैसे पुर्तगाल ने नाकेबंदी का विरोध किया, परिणाम स्वरूप फ्रांस ने उस पर आक्रमण करके अधिकार कर लिया। इसी तरह से हॉलैंड ने भी नाकेबंदी का विरोध किया, उस पर भी आक्रमण करके 1810 में नेपोलियन ने हॉलैंड को फ्रांस में मिला लिया। और जब पोप ने इसका विरोध किया तो नेपोलियन ने पोप के राज्य को भी मिला लिया फ्रांस में। इसके जवाब में पोप ने नेपोलियन को धर्म बहिष्कृत घोषित कर दिया और जवाब में इसका भी जवाब देते हुए नेपोलियन ने पोप को ही गिरफ्तार कर लिया। इस तरह से नेपोलियन एक अनावश्यक युद्ध की श्रृंखला में उलझ गया। ब्रिटेन अपनी जगह रह गया, दूसरे देशों के साथ उसे युद्ध करना पड़ा। स्वीडन ने भी महाद्वीपीय प्रणाली का विरोध किया और इस तरह से इंग्लैंड ने जब यूरोप के देशों की सख्त नाकेबंदी कर दी तो महाद्वीपीय प्रणाली का दूसरा परिणाम यह हुआ कि उनका अपने ही देश के उपनिवेशों से संबंध विच्छेद हो गया, खुद फ्रांस का भी, और उसका खुद का यातायात भी ठप हो गया। महाद्वीपीय प्रणाली की सबसे बड़ी खामी यह साबित हुई कि न तो ये आर्थिक नाकेबंदी पूरी तरह से लागू की जा सकती थी, और अगर पूरी तरह से लागू नहीं की जा सकी तो यह खुद नेपोलियन के लिए आत्मघाती सिद्ध हुई। दरअसल ब्रिटेन या किसी भी देश का महाद्वीपीय स्तर पर संपूर्ण व्यापारिक बहिष्कार असंभव था, और इसका सबसे हास्यास्पद उदाहरण यह है या इसके संभव होने का सबसे बड़ा जो दृष्टांत हमें
फ्रांस के इतिहास में देखने को मिलता है वह यह है कि नेपोलियन ने आर्थिक नाकेबंदी की थी ब्रिटेन के खिलाफ, और वह महाद्वीप के सभी देशों से को आदेश जारी कर रहा था कि वे ब्रिटेन से कुछ ना खरीदें, कुछ ना मंगाएं, उसे कुछ ना दें। लेकिन खुद फ्रांस के सैनिकों के लिए इसी नाकेबंदी के दौरान नेपोलियन को ब्रिटेन से जूते मंगाने पड़े थे। यह खुद जाहिर करता है कि महाद्वीपीय प्रणाली कितनी अव्यवहारिक थी और नेपोलियन के लिए कितनी घातक सिद्ध हुई। दरअसल यह प्रणाली इसलिए भी घातक सिद्ध हुई, इसलिए भी असफल रही। हालांकि 1806 से लेकर 1814 तक नेपोलियन ने इसे लागू करने की कोशिश की, लेकिन जैसे हमने जूतों के मामलों में देखा, ब्रिटेन से जो माल आ रहा था, तैयार माल, ब्रिटेन जहाँ सबसे पहले औद्योगिक क्रांति हुई हमने देखा था, तो वहाँ जितनी मात्रा में माल उत्पादन होता था उसे खरीद कर ही यूरोप के देश अपना काम चला सकते थे। तो ये एक अव्यवहारिक कदम था। और ब्रिटिश नौसेना की जो श्रेष्ठता थी, दरअसल महाद्वीपीय नाकेबंदी के लिए भी एक सीमा तक नौसैनिक युद्ध की ज़रूरत थी। नेपोलियन कह रहा था कि जहाज़ डुबा देंगे, लेकिन वह यह जानता था खुद ही कि नौसैनिक मामले में ब्रिटेन का कोई जवाब नहीं है, कोई तोड़ नहीं है। ब्रिटेन सर्वोत्कृष्ट शक्ति है उस दौर में। इसलिए महाद्वीपीय प्रणाली एक तरह से फ्रांस के लिए और खुद नेपोलियन के लिए आत्मघाती सिद्ध हुई।